इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मुझे यही लगता था कि मिनरल्स तो यार किसी गांजे की खेती में उगा करता होगा, बट नहीं यार, मिनरल्स तो जमीन के नीचे होते हैं, हम खोद के निकालते हैं उन्हें। हाँ यार, ये जितने भी मिनरल्स हैं ना हमारे आसपास, वो सारे हमारे अर्थ के अंदर से ही निकालते हैं हम। अब देखो होता क्या है, ये है अर्थ, यहाँ में 4 लेयर्स है। लाइक देखो, हर एक लेयर पे ही मिनरल्स पाया जाता है, बट अंदर के लेयर्स पे हम खोद के नहीं निकाल सकते। तो जो ऊपर वाला लेयर होता है ना, जिसे हम कहते हैं क्रस्ट, यही से मैक्सिमम मिनरल्स को हम खोद के निकालते हैं। लाइक तुम चाहे बात कर लो डायमंड का, जो कि दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मिनरल है, या फिर तुम बात कर लो जो दुनिया का सबसे सॉफ्टेस्ट मिनरल है, टैल्क, दोनों को ही हम निकालते हैं क्रस्ट से। तो अब देखो, इसी से बनता है मिनरल का डेफिनेशन। कोई भी चीज़, लाइक कुछ भी, ठीक है, चाहे तुम एलिमेंट या कंपाउंड ले लो, जो भी नेचुरली जमीन के अंदर में होता है ना, स्पेशली जो क्रस्ट से हम खोद के निकालते हैं, उसको ही कहते हैं हम मिनरल। अब बात करते हैं 2 कॉन्सेप्ट के बारे में। देखो, मैंने तुम्हें बताया कि मिनरल्स पाया जाता है धरती के नीचे, बट ऐसा नहीं है भाई कि तुमने हाथ घुसाया धरती पे और मिनरल्स निकाल दिया। नहीं यार, धरती के अंदर जब तुम बहुत गहरा खोदते हो ना, तो तुम्हें मिलता है बड़े बड़े पत्थर, रॉक, और इन्हीं पत्थरों पे मिनरल्स चिपके हुए होते हैं, कंबाइन, अलग अलग मिनरल्स, ठीक है। बट लाइमस्टोन एक ऐसा पत्थर है जिसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ लाइमस्टोन ही पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, लिटरली दुनिया में जितने भी पत्थर है, वहां में अलग अलग मिनरल्स का कॉम्बिनेशन होता है, बट जो लाइमस्टोन का पत्थर होता है ना, उसमें सिर्फ लाइमस्टोन पाया जाता है। मजबूती देख रहे हो लौटने की। बट देखो, मैक्सिमम जो पत्थर होता है उनके अंदर में कोई एक मिनरल का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है। अब मान लो कि ये एक पत्थर है जिससे तुम अगर एब्स्ट्रैक्ट करते हो तो तुम्हें उससे ज्यादातर मिलेगा आयरन। तो तुम इसे क्या कहोगे पता है? आयरन ओर। जब किसी पत्थर के अंदर में कोई एक पर्टिकुलर मिनरल का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है तो उसे कहते हैं हम ओर। लाइक देखो, अगर तुमने सोने की खदान से कोई पत्थर निकाला, अब बताओ उस पत्थर के अंदर में किसका परसेंटेज ज्यादा होगा? सोने का, राइट? तो ये किसका ओर हुआ? गोल्ड का। इसी तरीके से बॉक्साइट का होता है। सिंपल है भाई, पत्थर निकालोगे जमीन के अंदर से खोद के, उस पत्थर के अंदर में कोई एक मिनरल का परसेंटेज बहुत ज्यादा होगा, जो ज्यादा होगा वो उसी का ओर होगा। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं कि मिनरल्स कैसे बनते हैं भाई। क्या फायदा बीबी ये जान के कि ये मिनरल्स बनते क्यों है। हमें यही नहीं पता कि हम क्यों पैदा हुए हैं, हम कर क्या रहे हैं इस दुनिया में। नया साल आ चुका है बट जिंदगी में कुछ नया नहीं है भाई। सवाल बहुत अच्छा है, बट अगर यही सवाल तुम अपने पेरेंट्स से जाके पूछो तो वो बता पाएंगे अच्छी तरीके से। मैं बस उम्मीद ये कर रहा हूँ कि वो ये ना कहे कि बेटा हमने तुम्हें पैदा किया इसलिए कि तुम डॉक्टर बन सको, इंजीनियर बन सको या गवर्नमेंट जॉब कर सको। खैर, मैं यहाँ पे तुम्हें ये बता सकता हूँ कि ये मिनरल्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये कैसे बने। देखो, तुम्हें ये चीज़ तो पता है कि मिनरल्स को हम खोद के निकालते हैं जो जमीन के अंदर में पत्थर होता है, रॉक होता है, वहां से। अब तुम्हें रॉक कितने तरीके के होते हैं वो भी पता है। 3 तरीके के, राइट? इग्निशियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक। हम पहले बात करते हैं कि इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर में मिनरल कैसे बनता है। 2017 को एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया था, लाइक हाउ आर मिनरल्स फॉर्म्ड इन इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। बहुत आसान है। देखो, इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक वहां पाया जाता है जहां वोल्केनो होता है। वोल्केनो के जो आसपास का रॉक होता है ना, वो इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक ही होता है। अब देखो होता क्या है, अर्थ के नीचे में मैग्मा चेंबर होता है जहां लावा पाया जाता है, ठीक है। अब इसी के आसपास जो मिनरल्स है वो लिक्विड एंड गैस फॉर्म में पाया जाता है। फिर देखो होता क्या है कि अर्थ के अंदर में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, ठीक है। जिस प्रेशर के कारण ये जो मिनरल्स है ये ऊपर की तरफ आता है, और जब ये ऊपर की तरफ आ रहा होता है तो ये ठंडा होता है और जम जाता है, और ऐसे किसी क्रैक, फॉल्ट और जॉइंट में आके वो फंस जाता है। और जिस जगह में मिनरल बहुत ही कम क्वांटिटी में पाया जाता है उस जगह को कहते हैं वेन्स। देखो, नस की तरह बना हुआ है। और जहां बहुत ही इकट्ठा बहुत ज्यादा मिनरल्स पाया जाता है उसे कहते हैं लोड्स। इस फोटो को देखने के बाद आई गेस तुम समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और इस तरह के रॉक में ना ज्यादातर जो मेटालिक मिनरल्स पाया जाता है, जो कि टिन, कॉपर, जिंक और लीड, ऐसे टाइप का मिनरल्स होता है। बढ़ते आगे, सेडिमेंट्री रॉक के अंदर में कैसे मिनरल का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन आया था 2016 में कि हाउ मिनरल्स आर ऑकर्ड इन द सेडिमेंट्री रॉक। देखो, ये जो तुम्हें फ्री में मिल रहा है PYQs, ठीक है, तुम्हें अलग से PYQs करने का जरूरत नहीं है। इसी वीडियो के अंदर में तुम्हारा चैप्टर एक्सप्लेनेशन एंड PYQs भी हो जाएगा। और देखो, जितने भी ये PYQs तुम देख रहे हो ना, ये सारे मेरे सिस्टर का दिया हुआ ही देने भाई। मतलब मैंने उसे मनाया कि देखो भाई 2 महीना बाकी है और थोड़ा मदद कर दो। माना मैं बहुत ही ज़्यादा आलसी हूँ, लेजी हूँ, जो चीज़ मुझे पहले करना चाहिए था वो मैं नहीं कर पाया, बट अभी करना चाहता हूँ तो थोड़ा मदद करो। तो उसने अपना एनिमेशन छोड़ के उसने मेरे साथ सपोर्ट करना शुरू कर दिया है।
तो तुम देखोगे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कंटेंट मिलेगा तुम्हें। ये आखिरी वीडियो है SST का, जिसके बाद नोट्स अपलोड होगा और जितने भी PYQs है उन्हें डालूंगा। एंड बहुत ही जल्द इंग्लिश और हिंदी का जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन है फुल्ली एनिमेटेड तरीके से वो आने वाला है। तो तुमसे बस ये रिक्वेस्ट रहेगा, एक बार जाके उसके चैनल को भी चेकआउट कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम खत्म होने के बाद मैं और वो मिलके उसके चैनल पे द सिबलिंग्स पे वीडियो डालना स्टार्ट करेंगे। तो अभी से तुम सब्सक्राइब कर लेना, और लगे हाथों मेरे चैनल को भी अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना यार। खैर हम टॉपिक से भटक गए। क्या कह रहे थे कि सेडिमेंट्री रॉक के अंदर में कैसे होता है मिनरल का फॉर्मेशन। देखो, सेडिमेंट्री रॉक के अंदर में मिनरल का फॉर्मेशन होता है लेयर्स के अंदर में। देखो यहाँ पे डिपोजिशन, एक्युमुलेशन एंड कंसंट्रेशन होता है। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि इस इमेज को देखो, ये एक लेयर है, ये लेयर बहुत ही नीचे पहुंच गया। कैसे? 3 प्रोसेस है, डिपोजिशन, एक्यूमुलेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लेयर्स। मतलब बहुत सिंपल है। देखो, एक समय में ये लेयर ऊपर की तरफ हुआ करता था, फिर इसके ऊपर अलग अलग लेयर आते गया और ये दब के नीचे आ गया। और इसके अंदर में बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाया जाता है, लाइक जो तुम्हारा कोल है, आयरन है, जिप्सम है, पोटेश सॉल्ट है, ETC। अभी तुमने 3 तरह के रॉक्स देखे जहां मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है, इग्निशियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक। बट इनके अलावा भी और कुछ तरीके होते हैं जहां मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है, लाइक एलुवियल डिपॉजिट। देखो, पहाड़ों में बहुत ज़्यादा मिनरल पाया जाता है, स्पेशली जो पहाड़ में वोल्केनो होता है ना, उस पहाड़ पे तो मिनरल्स का भरमार होता है। बट बारिश, पानी, हवा के कारण ये मिनरल्स पहाड़ से धुल के नीचे की तरफ आते हैं, बॉटम ऑफ द हिल कह सकते हो तुम। वहाँ आके जम जाता है, रुक जाता है, ठहर जाता है। तो जो मिट्टी होता है ना, हिल का नीचे वाला, वैली के नीचे वाला, इस मिट्टी में बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाया जाता है और इसी को कहते हैं प्लेसर डिपॉजिट। समझ रहे हो ना, ये मिनरल्स ऊपर से आके एक जगह में प्लेस हो गया, इसीलिए इसे कहते हैं प्लेसर डिपॉजिट। तो ऐसे डिपॉजिट में, ऐसे प्लेसर डिपॉजिट में जो मिनरल पाया जाता है वो क्या होता है, पानी के कारण करोड नहीं होता, यानी कि वो जंग नहीं लगता है। और जंग किस मिनरल्स में नहीं लगता यार? गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लेटिनियम, ऐसे मिनरल जो होता है उसमें जंग नहीं लगता है, रस्टिंग नहीं पकड़ता है। इसके बाद बात करते हैं रेसिडुअल मास ऑफ वेदर मटेरियल का। अब थोड़ा आगे आ जाओ, ऐसे रॉक्स जिनका सरफेस जो होता है डिकम्पोज हो जाता है, यानी कि सड़ जाता है, या फिर वो पानी, बारिश के कारण धुल के चला जाता है। और जो बाकी बचा हुआ जो चीज़ है जिसे तुम कहते हो रेसिडुअल मास, उसके अंदर में तुम्हें बहुत ज़्यादा मिनरल पाता हुआ दिखेगा। और स्पेशली ऐसे जो चीज़ें होता है, ऐसे जो रॉक सरफेस होता है, वहाँ पाया जाता है बॉक्साइट। और तुम्हें पता है बॉक्साइट से बनता क्या है? एल्युमिनियम, राइट? आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, बट अभी के लिए इतना जान लो, बहुत है। अब आखिरी तरीका है ओशन वाटर पे जो मिनरल पाया जाता है। देखो, ओशन के अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल्स का भरमार है, बट वो मिनरल्स इकोनॉमी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है, क्योंकि फैला हुआ है भाई, ओशन इतना बड़ा है। हम ओशन को अभी तक 1-2% ही एक्सप्लोर कर पाए। हमें नहीं पता कि ओशन के अंदर में और क्या क्या चीज़ है, बट होपफुली एक समय आएगा जब हम इन चीज़ों को भी एक्सप्लोर करेंगे। बट अभी के लिए तो ये सारी चीज़ें जो मिनरल्स ओशन के अंदर पाया जाता है वो इकोनॉमी के लिए, हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। बट कुछ है मिनरल जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, लाइक जो कॉमन साल्ट है जो कि हम ओशन वाटर से निकालते हैं, फिर मैंगनीज, ब्रोमाइन, ये जो चीज़ है ये हम ओशन वाटर से निकालते हैं। इसके अलावा ओशन बेड, ये क्या है? देखो, ये ओशन वाटर है, ठीक है। अब ओशन वाटर का जो एकदम नीचे वाला फ्लोर है ना, जब तुम ओशन के नीचे एकदम डीप डाउन फ्लोर पे चले जाओगे, उसे कहते हैं ओशन बेड। तो इस ओशन बेड के अंदर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है मैंगनीज। बढ़ते एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ओर, 2017 में आया था ये क्वेश्चन, मिनरल्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया, सपोर्ट द स्टेटमेंट टू इट। एग्जाम्पल। अब यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से, इंडिया इज फॉर्चुनेट टू हैव फेयरली रिच एंड वेरियस मिनरल रिसोर्स, हाउएवर देयर इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। कमेंट। देखो, इंडिया का हालत ना मेरा जैसा है बिल्कुल। इंडिया में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बट ये रिसोर्सेज हर जगह नहीं पाया जाता है। बिल्कुल मेरी ही तरह भगवान का दिया हुआ शकल है और दिमाग है, बट क्या फायदा है शकल और दिमाग का जब एक बंदी नहीं पटा पा रहा। मतलब लाइफ यार ना अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बिल्कुल इंडिया की तरह ही। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। क्या कहे यार, दुख भरी जिंदगी। खैर, जो मैं बता रहा हूँ कि मिनरल्स जो इंडिया में है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि कहीं बहुत ज़्यादा है और कहीं बहुत कम है। इंडिया में जो मैक्सिमम मिनरल्स है ना वो पेनिनसुलर रॉक में पाया जाता है। तुम बात कर लो कोल का, मेटेलिक मिनरल्स का, माइका का,
और जितने भी नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं सब तुम्हें ये पेनिनसुलर रॉक के अंदर ही दिखेगा। गुजरात और असम के अंदर में तुम्हें पेट्रोलियम रिजर्व दिखेगा। राजस्थान के आसपास तुम्हें मिलेगा थोड़ा मोड़ा नॉन फेरस मिनरल्स। और ये जो बहुत ही बड़ा एलुवियल प्लेन है ना नॉर्थ इंडिया का, यहाँ तुम्हें ऐसा कोई खास मिनरल नहीं मिलेगा जो कि इस जगह के लिए इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो। मेजॉरिटी ऑफ द मिनरल जो है इस पेनिनसुलर रीजन पे है, जिससे कि ये क्लियरली दिखा रहा है एग्जाम्पल के साथ कि यार इंडिया का हालत तो बिल्कुल मेरे ही तरह है। अब तुम्हें मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है? तुम मुझे बताओ, अगर तुम्हें पता चले कि कहीं पे मिनरल मिल रहा है खास तरह का, एक रिजर्व है, ठीक है? अब उस रिजर्व से तुम जब मिनरल को निकालोगे ना तो तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा या नहीं होगा, कैसे पता करोगे तुम? 3 चीजें देखना है तुम्हें। उस मिनरल का कंसंट्रेशन कितना है और के अंदर में। पता चला कि तुम्हें पता तो है कि यहाँ में गोल्ड का बहुत ज़्यादा रिजर्व है, बट तुमने इतना खर्चा करके माइनिंग करके तुमने गोल्ड निकाला और पता चला बस थोड़ा सा ही गोल्ड निकला वहाँ से, तो वो तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं होगा। तुम्हें पता करना पड़ेगा कि यहाँ में कितना रिजर्व है गोल्ड का। फिर ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, यानी कि तुम कितने आसानी से उस रिजर्व को निकाल सकते हो। और आखिरी चीज क्लोजनेस टू द मार्केट। अब जो भी तुम निकाल रहे हो वो आसानी से तुम्हारे मार्केट के पास होता है, तो तुम उन्हें सेल कर पाओगे, ट्रांसपोर्ट कर पाओगे, इन चीज़ों में फ़ायदा रहता है। तो ये 3 चीज़ें देखते हैं हम जब भी हम कोई रिजर्व से कोई सामान निकाल रहे होते हैं। अब एक छोटा सा चीज़ है रेड होल माइनिंग। ये क्या है? देखो, इंडिया के अंदर में जो भी माइंस है ना उसे नेशनलाइज कर दिया गया है। यानी कि अगर तुम्हें कहीं भी माइनिंग करना है, कोई मिनरल्स को निकालना है, तो उसके लिए तुम्हें गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए। बिना गवर्नमेंट के परमिशन के ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। बट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कई सारे ऐसे एरियाज है जहाँ में मिनरल्स को, उनके जो रिजर्व्स है, उन्हें कोई इंडिविजुअल कम्युनिटी ओन करता है। लाइक किताब में एक एग्जाम्पल है मेघालय का। वहाँ में लोग क्या करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ही माइन में जाके मिनरल्स को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। एक छोटा सा होल बनाते हैं, टनल बनाते हैं, उसके अंदर में घुस के जाके वो एब्स्ट्रैक्ट करके जो भी मिनरल होता है उसे लाता है, जो कि बहुत ही डेंजरस तरीका है। और इसी तरीके को कहता है रेड होल माइनिंग, यानी कि चूहे की तरह यार खोद दिया भाई अंदर और फिर चले गए माइनिंग करने। अब इस तरीके को ना बैन कर दिया गया हमारे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा। देखो, तुम्हें मैंने बताया कि कैसा मिनरल्स फॉर्म होता है रॉक्स के अंदर में। अब बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है मिनरल्स का। 3 क्लासिफिकेशन है, मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स एंड एनर्जी मिनरल्स। इन तीनों को देखना है हमें और ये चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा। बात करते हैं मेटेलिक के अंदर में फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल होता है और उसके अलावा प्रीसियस मेटल भी होता है। बात करते हैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो कि 2017 को आया था, डिफरेंस बिटवीन फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल विथ एग्जाम्पल। देखो, डिफरेंस को जब भी लिखो ना इस लाइन में लिखो, पॉइंट अच्छे से बनेगा तुम्हारा। वैसे तो तुम्हें पता ही होगा कि फेरस मतलब जिसमें आयरन का कंटेंट होता है उस मिनरल को कहते हैं, और जहां में आयरन का कंटेंट नहीं होता है उस मिनरल को कहते हैं नॉन फेरस मिनरल। तो लगभग जितने भी टोटल मेटल्स है हमारे पास, उनमें से जो 3/4 मतलब पकड़ लो 70% के आसपास फेरस मिनरल्स ही है। यानी कि तुम कह सकते हो जमीन से जो तुम मेटल निकालते हो ना खुद के, उसमें से 70% जो चीज़ है उनके अंदर में आयरन का कंटेंट पाया जाता है। वहीं पे एकदम ऑपोजिट ले लो, क्या हुआ, इंडिया के अंदर में नॉन फेरस मिनरल्स काफ़ी कम अमाउंट में पाया जाता है। ये फेरस मिनरल बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हमारे मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्री को, और वहीं पे नॉन फेरस मिनरल मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्री को तो सपोर्ट प्रोवाइड करते ही है, साथ साथ जो हमारा इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है ना उसे भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और जो एग्जाम्पल रहा फेरस का वो है आयरन एंड मैंगनीज, और जो नॉन फेरस का एग्जाम्पल है वो है बॉक्साइट, लीड एंड गोल्ड। अब बात करते हैं फेरस के अंदर में 2 एग्जाम्पल का, ठीक है। हम बात करेंगे आयरन ओर का, हम बात करेंगे मैंगनीज का। अगर तुम्हें अपना देश का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है ना, तो उसका जो बेसिक मिनरल जो तुम्हें चाहिए होता है वो है आयरन। बिना आयरन के तुम अपना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते। और आयरन ओर जो होता है वो भी कई तरह का होता है, बट जो बेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन ओर, द फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन ओर होता है ना, वो है मैग्नेटाइट। इसके अंदर में 70% आयरन का कंटेंट होता है रिफाइन करने के बाद। बट देखो, इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है हेमेटाइट को, जहाँ में आयरन का कंटेंट होता है 50 to 60%। परसेंटेज के ऊपर ध्यान देना कि इस ओर में कितना % आयरन है। और 2017-18 के डेटा के हिसाब से 97% जो आयरन ओर का प्रोडक्शन होता है ना, वो होता है इन 4 स्टेट्स से, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका एंड झारखंड। और बाकी बचे हुए जो स्टेट्स है इंडिया का, वो सिर्फ कंट्रीब्यूट करते हैं 3%। अब बात करते हैं मैंगनीज।
देखो मैंगनीज का हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं स्टील मैन्युफैक्चरिंग में, और इसके अलावा हम एलोई बनाते हैं जो स्टील और आयरन का, जिसे हम कहते हैं फेरो मैंगनीज एलोई। इसमें भी हम इस्तेमाल करते हैं मैंगनीज का। देखो अगर तुम्हारे पास ना 10 kg मैंगनीज हो ना, उससे तुम बना सकते हो 1 टन स्टील। और जो मैंने तुम्हें बताया कि इसका इस्तेमाल हम करते हैं स्टील में और एलोई बनाने में भी, स्टील और आयरन का। इसके अलावा इसका एक छोटा मोटा यूज़ ये भी है कि इसे हम इस्तेमाल करते हैं जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, उसे बनाने में, और पेस्टिसाइड्स एंड पेंट्स, ऐसी चीज़ों में भी हम मैंगनीज का इस्तेमाल करते हैं। अभी देखो आयरन एंड मैंगनीज थे फेरस मिनरल। अब बात करते हैं नॉन फेरस का, कॉपर एंड बॉक्साइट, दो नॉन फेरस मिनरल है। कॉपर का बात करूँ तो इंडिया में कॉपर की कमी है भाई, सीधी बात है, बट बहुत ज़रूरी मिनरल है ये। जितने भी इलेक्ट्रिक केबल देखते हो कॉपर का इस्तेमाल होता हुआ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और तुम्हारा केमिकल इंडस्ट्री, इन सब में कॉपर का इस्तेमाल होता है। वैसे तो देखो कॉपर की इंडिया में बहुत कमी है, बट कुछ माइंस है, लाइक बालाघाट माइन मध्य प्रदेश के अंदर में है, खेतरी माइन राजस्थान में है, सिंगम डिस्ट्रिक्ट में जो कि झारखंड में, वहाँ में भी थोड़ा मोड़ा कॉपर पाया जाता है, जो कि लीडिंग प्रोड्यूसर है इंडिया का। बात करते हैं बॉक्साइट का, तो देखो बॉक्साइट से बनता क्या है, एल्युमिनियम। कैसे बनता है देखो, पहले बॉक्साइट को हम खोद के निकालते हैं ज़मीन से, फिर उसका पाउडर बनाते हैं। एक क्ले लाइक सब्सटेंस होता है जिससे हम एल्यूमिनिया निकालते हैं, और उस एल्यूमिनिया से फिर हम एल्यूमिनियम बनाते हैं पिघलाने के बाद। अब तुम एल्युमिनियम कह लो या बॉक्साइट कह लो, इसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर तुम्हें कोई सामान हल्का करना है उसका वेट, तो तुम एल्युमिनियम का इस्तेमाल करोगे। लाइक जितने भी एरोप्लेन्स या फिर जो रॉकेट बनते हैं ना, वहाँ में एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है उनका वेट को रिड्यूस करने के लिए। इसके अलावा एल्युमिनियम के अंदर में और दो प्रॉपर्टीज है, गुड कंडक्टिविटी और मैल्लेबिलिटी का। तो ये तो बात रहा कि एल्युमिनियम का क्यों हम डिमांड करते हैं, कहाँ पाया जाता है। तो लीडिंग प्रोड्यूसर जो है एल्युमिनियम या फिर तुम बॉक्साइट कह लो, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकालते हैं, तो दोनों एक साथ इस्तेमाल कर लेते हैं कभी कभी। सो ओडिशा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट या फिर एल्युमिनियम का जो भी है, ठीक है। अब एक छोटा सा किस्सा है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एल्युमिनियम के बारे में। जब ये डिस्कवर्ड हुआ था पहली बार, तो फ्रांस के अंदर में वहाँ का जो एम्परर था ना, नेपोलियन III, वो एल्युमिनियम जो ये मेटल था ना, इससे इतना इम्प्रेस हुआ कि भाई साहब उसने कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस दे दिया इससे। लाइक उसके यहाँ जब कोई भी बड़ा बड़ा गेस्ट, स्पेशल गेस्ट आता था, उसे वो गोल्ड या सिल्वर के बर्तन में खाने नहीं देता था, एल्युमिनियम के बर्तन में खाने देता था। और जब कोई ऐसा गेस्ट जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए, तो उन्हें गोल्ड और सिल्वर में खाने देता था। बट देखो क्या कहूँ यार, 30 सालों में चीज़ें पूरा पलट जाता है। पेरिस के अंदर में अब गरीबों के हाथ में भी जो कटोरा था ना, वो भी एल्युमिनियम का कटोरा था। तो यार इससे कुछ सीखने मिला तुम्हें। हाँ देखो, अगर तुम किसी चीज़ की वजह से ज़्यादा ही पागल हो के ऑब्सेस हो जाते हो ना, तो एक समय बाद तुम्हारा वैल्यू भाई साहब घट जाता है। तो यार किसी के पीछे भागना अच्छी बात है, बट अपना सेल्फ रिस्पेक्ट अपने हाथों में होना चाहिए, नहीं किसी के पैर के नीचे नहीं। खैर बात करते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स का। माइका इनमें सबसे पहले आता है। देखो माइका एक ऐसा मिनरल है जो कि देखने में बिल्कुल पापर जैसा है। नहीं सच में, देखो तुम दोनों में कोई डिफरेंस दिख रहा है तुम्हें? नहीं यार, सीरीज ऑफ प्लेट्स एक साथ रखा हुआ है, ऐसा लगता है, जिसे तुम आसानी से तोड़ के एक शीट के शेप पे बना सकते हो उसे। हालांकि देखो माइका देखने में बहुत ही अजीब है, प्लेट टाइप का है जिसे तुम आसानी से तोड़ सकते हो, बट जो चीज़ टूटते हैं ना भाई, वही सबसे खास होता है। माइका कमज़ोर तो है, बट उसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा है। माइका के अंदर में इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज, साथ साथ में जो है हाई वोल्टेज को भी रेजिस्ट करता है माइका, जिसके कारण माइका का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज पे। इंडिया के अंदर में सबसे ज़्यादा माइका कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश पे, फॉलोड बाय राजस्थान एंड गुजरात। अब बात करते हैं लाइमस्टोन का। ये भी एक नॉन मेटेलिक मिनरल है। अगर तुम्हें कोई पत्थर दिखे जिसके अंदर में कैल्शियम कार्बोनेट हो या फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट हो, तो वो लाइमस्टोन ही है भाई। इसमें और कोई सोचने वाला बात ही नहीं है। कहाँ पाया जाता है? सेडिमेंट्री रॉक पे पाया जाता है। इस्तेमाल किया है रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करते हैं हम सीमेंट इंडस्ट्री में, और जो आयरन को स्मेल्ट करते पिघलाते हैं ना, वहाँ भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2015 में भी पूछा गया था, 2017 में भी पूछा गया था। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हाउ डिड माइनिंग एक्टिविटीज इंजूरियस टू हेल्थ ऑफ माइनर्स एंड द एनवायरमेंट, एक्सप्लेन व्हाट आर हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग, या फिर डिस्कस द हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग ऑफ ए लाइफ ऑफ ए माइनर्स एंड द एनवायरमेंट। देख रहे हो क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाएगा, बट देखो
यही खास चीज़ होता है एसएसटी का। क्वेश्चन किसी तरीके से भी हो सकता है बट आंसर जो होता है ना भाई वही होता है। तुम्हें कंफ्यूज करना चाहता है सीबीएसई वाले, घुमाएंगे फिर आएंगे, बट देखो भाई साहब हमें रहना सख्त भाई साहब, समझ रहे हो बात। कुछ भी पूछे अपनी सख्ती बनी रहनी चाहिए। मुझे पता है कि इस टॉपिक से मैंने ये पढ़ के आया है, ये घुमा फिरा के यही पूछा जा रहा है हमें। क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। क्या है आंसर? देखो, जब माइनिंग एक्टिविटीज़ होता है उससे जो डस्ट और जो वेरियस गैस निकलता है ना, जो माइनर्स इनहेल करते हैं, इससे माइनर्स जो है ऐसे बीमारियों के शिकार बनते हैं, लाइक जो रेस्पिरेटरी डिजीजेज है जिससे उनका लंग्स को मतलब इफेक्ट पड़ेगा, ऐसे बीमारियों को वो वल्नरेबल हो जाते हैं, मतलब उनसे उन्हें मतलब खतरा होता है। ठीक है, फिर देखो हमेशा ये खतरा बना रहता है कि जहाँ तुम खोद रहे हो वो माइन पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाए या फिर वहाँ आग लग जाए। ये माइनर्स के लिए कांस्टेंट थ्रेट है। इसके अलावा तुम जब माइनिंग कर रहे होते हो तो तुम डिफॉरेस्टेशन करते हो, सॉइल इरोजन करते हो, और माइनिंग करने के कारण वाटर रिसोर्स जो है वो भी कंटेमिनेटेड यानी कि पॉल्यूट हो जाता है। तो अब करे क्या भाई? समझ में सीधा सीधा आ रहा है कि माइनिंग एक्टिविटीज़ के कारण एनवायरनमेंट और माइनर्स दोनों को ही नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो करना कुछ नहीं है, हमें कुछ ऐसे रेगुलेशंस बनाने चाहिए सेफ्टी स्टैंडर्ड को लेके, जिससे कि एनवायरनमेंट और माइनर्स दोनों ही प्रोटेक्ट रहे। माइनिंग जो कि अब बहुत जल्दी एक किलर इंडस्ट्री बनने जा रहा है, इसे रोकना है भाई। माइनिंग माइनर्स को भी मार रहे हैं और एनवायरनमेंट को बर्बाद कर रहे हैं, जिससे कि हम बर्बाद होंगे। तो फिर ये तो किलर इंडस्ट्री हुआ ना, तो इसे रोकना है तो कानून चाहिए भाई। तो वही बात है, बात करते हैं और एक क्वेश्चन जो कि 2015 में भी आया था, 2017 में भी आया था, 2016 में भी आया था। देखो तुम पूछते हो ना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यही तो है भाई जो बार बार सीबीएसई पूछता है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, व्हाई इज कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इसेंशियल? एक्सप्लेन एनी 3 मेथड ऑफ कंजर्व देम। सिंपल है कि हमें क्यों मिनरल को कंजर्व करना चाहिए और 3 तरीका बताओ। उसी तरीके से 2017 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्यों करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे करें। बिल्कुल इसी तरीके से 2016 में पूछा गया था कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, हाईलाइट एनी 3 मेथड ऑफ कंजर्वेशन या फिर कंजर्व। तो देखो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो लिखने का तरीका भी थोड़ा खास होना चाहिए। ठीक है, पहले हम नीड, ज़रूरत क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है हमें मिनरल्स को कंजर्व करने का, वो बताते हैं, और फिर बताएंगे मेथड। ठीक है, तो भाई साहब क्यों ज़रूरत है हमें मिनरल्स को कंजर्व करने का? देखो बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स है यहाँ पे। जो टोटल मिनरल तुम्हारे पास है ना, वो अर्थ का सिर्फ 1% है। मैं क्या कह रहा हूँ, इतना बड़ा अर्थ है, वह हर जगह में मिनरल नहीं पाया जाता। अगर पाया जाता ना तो क्या पता मेरे घर के पीछे पाया जाता और उसे बेच के मैं आज एक iPhone 14 तो खरीद ही लेता। बट तुम्हें पता है ऐसा नहीं है भाई। मिनरल्स रेयरली ही कहीं पाया जाता है, और जहाँ पाया जाता है भाई वही पाया जाता है। ऐसा सीन है। ऊपर से भाई प्रॉब्लम ये है, हम भाई धड़ल्ले से इन मिनरल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बनने में लगता है मिलियन ऑफ ईयर्स। लिटरली जो ज्योग्राफिकल प्रोसेस है ना, एक नेचुरल प्रोसेस जिससे ये मिनरल बनते हैं, वो बहुत ही स्लो है अगर हम स्पीड जो कंपेयर करें अपना कंजम्पशन का। मतलब एग्जाम्पल के लिए ले लो, जब गाड़ी चला रहे होते हो तो ऐसा लगता है कि तेल तो बाप ने डाल दिया है। आई मीन बाप ने ही डाला है, ठीक है, बट बाप ने डाला है तो क्या हुआ, बाप ने बनाया तो नहीं है ना। बनने में तो भाई साहब नेचुरल प्रोसेस है, मिलियन ऑफ ईयर्स लगता है, बट हमें लगता है कि बाप का है तो भाई साहब उड़ाओ जितना सकते हो। तो ये चीज़ है। ऊपर से क्या है, देखो लगातार हम मिनरल्स को खोद खोद के निकाल रहे हैं, इसके वजह से ये जो है कीमतें बढ़ा रहा है एब्स्ट्रैक्शन का। मतलब देखो अब अंदर खोदना पड़ रहा है। पहले ऊपर होता था मिनरल्स तो आसानी से खोद लेते थे, बट अब अंदर जाना पड़ रहा है क्योंकि ऊपर के मिनरल्स को तो हमने खत्म कर दिया है। तो अंदर करते हैं तो कॉस्टिंग बढ़ रहा है, ऊपर से जो क्वालिटी ऑफ मिनरल है वो भी अब गिर रहा है, घटिया हो रहा है। तो कुल मिला के बात ये कि मिनरल रिसोर्सेज पहला तो फिनाइट है यानी कि लिमिटेड है, ऊपर से ये नॉन रिन्यूएबल भी है और अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है भाई। तो प्रॉब्लम बहुत है। तो सॉल्यूशन का बात करते हैं, मेथड ऑफ कंजर्विंग मिनरल्स। देखो सिंपल सा बात है, हमें मिनरल रिसोर्सेज को प्लान एंड सस्टेनेबल वे में इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि हमारा भी काम चल जाए और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच जाए। दूसरा है कुछ अच्छे खासे टेक्नोलॉजी डेवलप कर ले जो कि हमें ये अलाउ करे कि जो घटिया क्वालिटी के मिनरल भी है उन्हें भी हम सही तरीके से इस्तेमाल कर पाए। तीसरा है कि हम रिसाइकलिंग के ऊपर ध्यान दें मेटल्स का। और आखिरी जो है कि हमें ध्यान देना चाहिए स्क्रैप मेटल को भी इस्तेमाल करने के ऊपर, या फिर सब्स्टिट्यूट मिनरल्स का, उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हम मिनरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। बेबी तेरा जो ह्यूमर है और बात करने के पीछे का जो लॉजिक है ना, वो हमें बहुत पसंद है यार।
थैंक्स यार थैंक्स। देखो ये सब चीज़ों के पीछे का जो इंस्पिरेशन मोटिवेशन है ना, वो बस एक ही इंसान है भाई। इनके वजह से ही आज मैं हूँ जो भी हूँ, ठीक है। ये आपने स्वेटर क्यों पहन रखा है? नहीं, इसका कारण ये नहीं है। इसका कारण ये है कि आप सर्दी से डरते हो। इसका कारण नहीं है कि सर्दी है, आप सर्दी से डरते हो। मैं सर्दी से डरता नहीं हूं। खैर यार, ये जो चार्ट देख रहे हो ना तुम, ये चैप्टर को पूरी तरीके से समझा देगा ये चार्ट। बस तुम्हें चार्ट को ध्यान देते रहना है। जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा, ये चार्ट के अंदर में हम चीज़ों को ऐड करेंगे और तुम कह सकते हो एक तरीके से समरी होगा इस चैप्टर का, इस चार्ट के अंदर में ही। अब तक हमने जो जो पढ़ा, देखो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स, ये सब यहीं पे दिया हुआ है, ठीक है। कौन कौन सा मिनरल है, कैसे मेटेलिक में, फेरस है, नॉन फेरस है, हर एक चीज़ दिया हुआ है हमें। अब जो हमारा जो तीसरा कैटेगरी था एनर्जी मिनरल, उधर देखेंगे हम, जो कि डिवाइड है फिर दो तरीके में, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो हल्का सा बता रहा हूँ, कन्वेंशनल मतलब जो पुराने तरीके थे, लाइक जो तुम भी करते आओगे, तुम्हारे दद्दा भी करते आ रहा होगा, दद्दा के दद्दा भी करते आ रहे थे, वो तरीके, ठीक है। और अब तुम नॉन कन्वेंशनल जो सोर्स ऑफ एनर्जी होगा ना, वो नए नए तरीका, लाइक सोलर, लाइक न्यूक्लियर, ऐसा एनर्जी से जो तुम चीज़ों को इस्तेमाल करोगे, वो सब होगा नॉन कन्वेंशनल, देखेंगे हम। बट पहले जो एक क्वेश्चन है एनर्जी रिसोर्स के ऊपर, ये क्वेश्चन को देखो, why do we need energy or why is energy needed, right? 3 reason। 2017 में ये क्वेश्चन आया था, बहुत ईजी है। देखो तुम लॉजिक लगाओ ना, एनर्जी का जरूरत क्यों है, खाना पकाएंगे कैसे भाई, एनर्जी, राइट। फिर बात कर लेते हैं, अगर तुम्हें लाइट और हीट चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा, एनर्जी से मिलेगा। और जो भी है मशीनरीज जो इंडस्ट्रीज पे है, वो चलाओगे कैसे, एनर्जी चाहिए उसके लिए तुम्हें। वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आगे देखेंगे क्या क्या फॉर्म में होगा, क्या आगे क्या देखेंगे, अभी देख ही लेते हैं, ठीक है। सीधा शुरू करते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी से, जो कि कोल है पहला। इंपॉर्टेंस ऑफ कोल के बारे में बात करते हैं। कोल का इस्तेमाल क्यों करते हैं, बिजली प्रोड्यूस करने में, इंडस्ट्रीज को और हाउस होल्ड को भी एनर्जी सप्लाई करने में। जितना भी इंडिया का कॉमर्शियल एनर्जी नीड्स है ना, वो कोल से ही पूरा होता है। लिटरली कोविड के समय में एक ऐसा सीन आ गया था कि कोल का सप्लाई खत्म हो रहा था, तो डर ये था कि पूरे देश भर में ना इलेक्ट्रिसिटी मतलब ना मिले, पावर कट आ जाए, ऐसा कुछ सीन हो गया था। लोग डर रहे थे। लाइक स्टॉक मार्केट में भी जो है, जो कंपनीज पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, उनका प्राइस गिर गया था। बट होपफुली हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। हमने बाहर से कोल को इंपोर्ट करके जो भी चीज़ें था सॉल्व कर दिया उसे। बट मैं ये समझा रहा हूँ कि कोल का कितना इंपॉर्टेंस है वो देखो। अब फॉर्मेशन ऑफ कोल का बात करते हैं। देखो आज से मिलियन ऑफ ईयर्स पहले के जो प्लांट्स थे ना, स्पेशली प्लांट्स, वो धरती के नीचे में चले गए। बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ा उनके ऊपर, और पड़ने के बाद वो बहुत ही एक सॉलिड फॉर्म लेता है, और वो सॉलिड फॉर्म और कुछ नहीं है कि ये कोल है, ठीक है। अब कोल का जो वैरायटी है ना, ये डिपेंड करता है कि कितना डिग्री ऑफ कंप्रेशन पड़ा है उस कोल के अंदर में, और कितना साल पहले ये कोल दबा है धरती के नीचे, ठीक है। लाइक जो जितना पुराना होगा वो उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। जो जितना कम पुराना होगा उसका क्वालिटी जो होगा कोल का वो उतना ही घटिया रहेगा। तो इसी से हमारा अगला टॉपिक है टाइप ऑफ कोल्स। नंबर 1 पिट कोल। आज से कई हजारों साल पहले जो दलदली इलाकों में पैर अंदर दब के डिके हो जाते थे, सड़ जाते थे ना, उनसे बनता है पिट कोल। अब ये पिट कोल सबसे बेकार क्वालिटी का कोल है। क्यों मैं कह रहा हूँ, देखो इसके अंदर में कार्बन का कंटेंट सबसे कम है, क्योंकि ये दलदली इलाके में है, तो मॉइस्चर यानी कि पानी बहुत ज़्यादा होता है इनके अंदर में। अब जब पानी ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा हीट जनरेट नहीं कर पाते, तो हुआ ना बेकार। फिर सेकेंड है लिग्नाइट कोल। ये भी बहुत ही बेकार क्वालिटी का ब्राउन कोल है। बेकार इसलिए क्योंकि देखो इसके अंदर भी मॉइस्चर का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। मॉइस्चर समझ रहे हो ना, पानी जब कोल के अंदर ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा हीट ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, और कोल हम जलाते हैं ना भाई हीट के लिए, जब उसका मेन जो पर्पज़ है वही नहीं है, तो बेकार ही हुआ वो। फिर भी देखो लिग्नाइट कोल जो है तमिलनाडु के अंदर में इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। और तीसरा है बिटुमिनस कोल। ये तुम कह सकते हो एक अच्छी क्वालिटी का कोल है। धरती के बहुत ही नीचे टेम्परेचर के बढ़ने के कारण बहुत ज़्यादा ये कोल बनता है। इसका जो मेनली इस्तेमाल किया जाता है कमर्शियल यूज़ में, ठीक है। इंडिया में जो है 60 to 70% जो है कमर्शियल यूज़ में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसमें हम इस बिटुमिनस कोल का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल का, जो कि एंथ्रासाइट कोल। ये फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ कोल है।
जिसके अंदर में कार्बन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। और जब कोई कोल के अंदर में कार्बन का कंटेंट ज़्यादा होगा, इसका मतलब वो हीट भी बहुत ज़्यादा जनरेट करेगा, और मॉइस्चर का कंटेंट तो ना के बराबर ही होता है। तो ये था कोल के बारे में एज ए जनरल क्लासिफिकेशन या टाइप। बट इंडिया के अंदर में ऐसे क्लासीफाई नहीं करते हम इंडिया के अंदर में जियोग्राफिकल एजेस के हिसाब से क्लासीफाई करके रखा हुआ है। यानी कि दो तरीके का कोल मानते हैं हम, एक गोंडवाना कोल और एक टर्सरी कोल। गोंडवाना यानी कि आज से 200 मिलियन ईयर्स पहले के जो कोल होगा उसे हम कहेंगे गोंडवाना कोल। ये मिलता जाता है दामोदर वैली पे, जो कि झारखंड एंड वेस्ट बंगाल वाला एरिया है। और ये जो टर्सरी कोल है ये आज से 55 मिलियन ईयर्स पहले वाले कोल को कहते हैं। मेनली पाया जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इन सारे स्टेट्स पे। जो अगर तुम्हें कोई भी कोल दिखता है तो वो ये टर्सरी कोल ही है। बात करो अगर डिसएडवांटेज का कोल इस्तेमाल करने पे, सबसे पहला चीज़, कोल से पोल्यूशन जनरेट होता है, कोल से ग्रीन हाउस गैसेस इमिट होता है, कोल बहुत ही भारी होता है जिसके कारण ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत ज़्यादा खर्चा जाता है। ठीक है, खत्म कोल। अब बात करते हैं पेट्रोलियम का। सो क्वेश्चन आया था 2016 में पेट्रोलियम के ऊपर, हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ पेट्रोलियम, एक्सप्लेन द ऑकरेंस ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया। 2 क्वेश्चन यहाँ में देखो, इंपॉर्टेंस क्या है पेट्रोलियम का, और पेट्रोलियम इंडिया के अंदर में कैसे ऑकरेंस होता है। पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पेट्रोलियम। कोल के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ इंडिया के लिए है तो वो है पेट्रोलियम। चाहे तुम बात कर लो हीट या लाइट, दोनों में हम पेट्रोलियम को एज ए फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। जितने भी मशीनरीज है उनके अंदर में लुब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं हम पेट्रोलियम को। लुब्रिकेंट कहूँ तो क्या, एक चिपचिपा सा चीज़ होता है जिसे तुम कहते हो ग्रीज मोबिल, जो कि मशीन्स को ना अच्छी तरीके से मूवमेंट करने में मदद करता है। इसके अलावा कई सारे इंडस्ट्रीज है जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को एज ए रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेट्रोलियम रिफाइनरीज को हम देखते हैं नोडल इंडस्ट्री की तरह। नोडल इंडस्ट्री यार ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं जो दूसरे इंडस्ट्रीज को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लाइक जो सिंथेटिक हो गया, टेक्सटाइल हो गया, केमिकल, फर्टिलाइजर, ऐसे इंडस्ट्रीज को पेट्रोलियम रिफाइनरीज से ही मदद मिलता है, सपोर्ट मिलता है। ये तो बात रहा इंपॉर्टेंस का। बात करते हैं ऑकरेंस का। देखो एक बात तो अपने दिमाग में सीधा सीधा डाल लो, चाहे पेट्रोलियम हो या नेचुरल गैस हो, धरती के नीचे से निकालते हैं हम, और दोनों एक ही साथ पाया जाता है। कहीं भी अगर तुम्हें पेट्रोलियम मिलता है तो उसी के ऊपर में होता है नेचुरल गैस। ये चीज़ तो एकदम फिक्स है भाई। अब ये जो पेट्रोलियम या नेचुरल गैस है ये 2 तरीके का जगह में पाया जाता है अर्थ के अंदर, एंटिक्लाइन एंड फॉल्ट ट्रैप्स। क्या है ये एंटिक्लाइन एंड फॉल्ट ट्रैप्स? अब देखो यहाँ में तुम्हें अलग अलग लेयर्स दिख रहा होगा जो कि माउंटेन शेप करके बनाया हुआ है। ठीक है, अब इन्हीं लेयर्स के अंदर में ऑयल रखा हुआ है, देखा तुमने। अब इसी को कहते हैं एंटिक्लाइंस। एक फोल्डेड लेयर्स है, इसी लेयर के अंदर में ऑयल ट्रैप होके बैठा हुआ है, और इसे आसानी से हम क्या करते हैं, ड्रिल करते हैं, माइन करते हैं और ऑयल को निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने बताया फॉल्ट ट्रैप, ये क्या है? देखो अर्थ के अंदर में कोई खाली जगह होगा जो कि कोई भी मूवमेंट के कारण एक होगा, वैक्यूम बना हुआ है, फॉल्ट है वो, उस जगह पे ऑयल ट्रैप होके बैठता है। साथ साथ नेचुरल गैस भी होता है। देखो ऊपर में होता है नेचुरल गैस, नीचे में ऑयल होता है। हम यहाँ से आसानी से निकाल लेते हैं तेल। भाई कोट ऐसे निकालते हैं तेल। मेरा बाप तो अलग ही तरीके से तेल निकालता है भाई मेरा। खैर वो बात नहीं करते। मैं ये बता रहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं अभी। ठीक है, अब जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम का बात आता है ना, तो 2 स्टेट असम और गुजरात बहुत ही फेमस है। असम तो भाई साहब इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट जो है रिफाइनरी कह लो, या जो पहली बार कहीं तेल हमने निकाला था वो असम ही था। बट मुंबई हाई, इस जगह को ध्यान देना, एग्जैक्ट महाराष्ट्र पे नहीं है। ठीक है, महाराष्ट्र से थोड़ा दूर सी के पास लोकेटेड है, जो कि तुम देख रहे हो। हम बात करते हैं सीधा नेचुरल गैस का। बिल्कुल मैंने बताया तुम्हें कि पेट्रोलियम के साथ में ही नेचुरल गैस पाया जाता है, तो वही बात है, यहाँ में लिखा हुआ है। यूजेस भी एज इट इज़ जैसा पेट्रोलियम में होता है, डोमेस्टिक एंड कमर्शियल, वही राम कहानी है। वही पावर जनरेशन में इस्तेमाल करते हैं नेचुरल गैस को भी। एक जो नया चीज़ है, देखो अभी ट्रेंड पे आ रहा है कि हम ना नेचुरल गैस को एज ए ट्रांसपोर्ट फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। माने कि देखो गाड़ी में जो हम पहले डीजल और पेट्रोल डालते हैं ना, उसके जगह में हम अभी क्या करते हैं, CNG का इस्तेमाल करने लगे। इसके अलावा जो घर में जो कुकिंग फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हो तो पता है तुम्हें PNG। डिस्ट्रीब्यूशन का सीधा बात करते हैं। नेचुरल गैस इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है मुंबई हाई,
मैंने बताया था थोड़ा पहले, वही जगह। इसके अलावा नया रिजर्व देखा गया है, डिस्कवर करा गया है, जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है उधर भी। यहाँ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये सब तो भाई छोटे मोटे चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हारे लिए ये है कि इंडिया का पहला नेचुरल गैस पाइपलाइन के बारे में जानो। नाम हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। 1700 किलोमीटर लंबा ये पाइपलाइन है जो कि कंट्री को अलग अलग स्टेट से कनेक्ट करता है। तुम देखो, इसे कंस्ट्रक्ट करा गया था गेल इंडिया के द्वारा। ये कनेक्ट कर रहा है मुंबई हाई और बेसिन गैस फील्ड को, जितने भी इंडस्ट्रियल रीजन है इंडिया का उसके साथ, स्पेशली जो नॉर्दर्न इंडिया में इंडस्ट्रियल रीजन्स है उनके साथ कनेक्ट कर रहा है। खैर इतना ही था इस टॉपिक के बारे में। देखते हैं अभी छोटा सा एक टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, उसे भी देखो। इलेक्ट्रिसिटी का ना आज के समय में भाई इस्तेमाल इतना है, मैं क्या बताऊँ यार। बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो भाई साहब मेरा ज़िंदगी को तो मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता। वो इंसान जो अपने गमों को भुलाने के लिए नेटफ्लिक्स का सहारा लेता है भाई साहब, मतलब जितना भी दुख दर्द है सब खत्म हो जाता है जब नेटफ्लिक्स चलाता हो, कोई अच्छा वेब सीरीज़ देखता हो। लाइक क्या बताओ यार, अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो ना नेटफ्लिक्स होगा ना फ़ोन होगा भाई, हम तो डिप्रेशन से मर जाएंगे। सही बात है भाई, मतलब क्या बताओ यार। समय कुछ ऐसा है कि अगर एक देश का कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो जानना है तो देखो कि उस कंट्री का पर कैपिटा कंजम्पशन कितना है इलेक्ट्रिसिटी का। जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा वो डेवलप्ड होगा। सीधा बात है भाई, इतना इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रिसिटी का। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी दो तरीके से जनरेट किया जाता है। पहला है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। हाँ, जब बात करते हैं ना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, तो समझो ये जो बहते हुए पानी का जो फ्लो होता है ना, उससे जनरेट किया हुआ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। और जो एकदम अपोजिट थर्मल वाला में क्या होता है, हम लोग कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में। अब ये तो सिंपल सा लॉजिक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहते हुए पानी का, ठीक है, उसका जो फ्लो होता है। तो ये क्या है कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। और उसके एकदम अपोजिट जो थर्मल है वो एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करके बनाया गया है। तो होगा क्या, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में पोल्यूशन जनरेट नहीं होता, ये पोल्यूशन फ्री होता है, और वहीं पे थर्मल में पोल्यूशन क्रिएट करता है। तो अब तुम बताओ हमारे लिए कौन सा अच्छा है, हाइड्रो वाला, राइट। अच्छा, बहुत दिनों बाद अपने क्रश के नाम में एक शायरी लिखा हो तो इसी बहाने तुम लोग भी सुनी लो कि न इश्क न प्यार न मोहब्बत यारो, न इश्क न प्यार न मोहब्बत यारो। देखो यार, देवदास की तरह ना जान मत दो यारो, अपना तो यार एक ही असूल है यारो, न चंद्रमुखी न पारो, जो भी रास्ते में दिखे उसी को अपनी क्रश बना लो ना यारो। वाह वाह, का शायरी है, का शायरी। तो ठीक है यार, मुद्दे पे आते हैं। हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज को, ये रहा जो भी चीज़ें हैं। अभी सीधा बढ़ते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज की ओर। देखो, जब भी बात आता है ना नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का, तो ये सवाल हमेशा उठता है कि वाई देयर इज़ अ नीड टू यूज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या ज़रूरत है इन्हें इस्तेमाल करने का। देखो, पहला चीज़ कि कन्वेंशनल सोर्स का इस्तेमाल करोगे तो उससे पोल्यूशन जनरेट होगा। दूसरा, कन्वेंशनल सोर्स जो है लिमिटेड है और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, जिसे बनने में बहुत समय चाहिए होता है। और वहीं पे नॉन कन्वेंशनल सोर्स जो है ये अनलिमिटेड है और साथ ही साथ ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसे बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो अगर तुम इस्तेमाल करते हो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी तो तुम्हारा जो है पॉल्यूशन तो क्रिएट हो नहीं रहा है, इससे उल्टा तुम्हारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है ना, यानी कि जीने का जो तरीका है वो बेटर हो रहा है। हाँ, तो यही चीज़ें है जिसकी वजह से तुम इस्तेमाल करना चाहिए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज को। हम बढ़ते हैं कि क्या क्या है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज। पहला है न्यूक्लियर या एटॉमिक एनर्जी। देखो, कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, उनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना उसको ऑल्टर्ड करके, बदल के तुम एक एनर्जी जनरेट करते हो इन द फॉर्म ऑफ हीट। उसी एनर्जी से तुम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो। अब वो कौन से एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम, जिससे तुम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो। अब ये कहाँ पाया जाता है, इंडिया में बहुत ही कम पाया जाता है वैसे तो, फिर भी झारखंड और अरावली रेंज ऑफ राजस्थान। इसके अलावा देखो, ये थोरियम जो है ये केरला के अंदर में एक जगह है, मोनाजाइट सैंड, यहाँ भी पाया जाता है। अब बात करते हैं सोलर एनर्जी का। देखो, इंडिया का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है ना वो बहुत ही खास है। हमारा लोकेशन ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के लिस्ट पे आता है। अब इसमें खास क्या है,
सीधा जो सूरज का रोशनी है ना वो बहुत ज़्यादा हमारे कंट्री पे पड़ता है। तो लाइक सूरज का रोशनी से क्या होता है, सोलर एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। कैसे जनरेट कर सकते हैं, एक टेक्नोलॉजी है फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी, इससे हम सोलर एनर्जी को सीधा इलेक्ट्रिसिटी पे कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये चीज़ जो है बहुत ही पॉपुलर है सॉरी अरे यार हाँ मैं क्या बता रहा था कि ये चीज़ जो है बहुत ही पॉपुलर है। क्या करो यार, रात के 4 बज रहे, ठंडा का मौसम है, नाक में हल्का हल्का सर्दी भी जम चुका है, फिर भी बना रहा हूँ वीडियो यार तुम लोग के लिए। तो थोड़ा यार सब्सक्राइब भी कर दो यार। तुम लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते यार, पसंद नहीं आ रहा है क्या तुम लोगों को कंटेंट? कर दो ना यार ऐसा मत करो, कर ही दो अगर तुम पसंद करते हो भाई को तो प्लीज़। चलो मैं क्या कह रहा था कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही पॉपुलराइज हो रहा है जो इंडिया के गांव है, रूरल एरिया से वहाँ पे। और इस चीज़ से हो क्या रहा है, जो गांव के एरिया से, रूरल एरिया से, वहाँ के हाउस होल्ड्स पे जो पहले डिपेंडेंस होता था ना फायरवुड और काउडंग पे, वो रिड्यूस हो रहा है क्योंकि अब वहाँ पे ये सब चीज़ छोड़ के अब सोलर एनर्जी की ओर वो शिफ्ट हो रहे हैं। बात करते हैं यार विंड पावर का। इंडिया के पास बहुत ही अच्छा मौका या पोटेंशियल है विंड पावर को इस्तेमाल करने का। हमारे पास बहुत ही बड़ा पेनिनसुलर रीजन है, इधर में हवा की कोई कमी नहीं है भाई। अगर हम इन हवा को सही से इस्तेमाल करें तो इससे हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, पावर जनरेट कर सकते हैं। और ये चीज़ जो है तमिलनाडु के अंदर में बहुत अच्छी तरीके से करके दिखाया गया है। इंडिया का लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर जो है वो तमिलनाडु के अंदर में है। एग्जैक्ट लोकेशन का बात करूँ तो ये नगरकोली और मदुरई पे है। देखो सिंपल सा कहना ये है कि इंडिया के अंदर में 2 स्टेट्स है जिन्होंने विंड एनर्जी का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना सीखा है। पहला है तमिलनाडु मदुरई, दूसरा है राजस्थान जैसलमेर। ये 2 जगह बहुत ही अच्छा है इस्तेमाल करने में विंड एनर्जी को लेके। खैर हम अभी बात करते हैं बायोगैस के बारे में। देखो जितने भी प्लांट्स और एनिमल का वेस्टेजेस है ना उसे डिकम्पोज करके यानी कि सड़ाने के बाद बायोगैस बनता है और रूरल एरियाज पे इसे कंज्यूम किया जाता है। और ये जो बायोगैस प्लांट का जो सेटअप करने का जो सीन रहता है वो कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर सकता है या फिर कुछ लोग गांव के मिलके कोऑपरेटिव बना के भी कर सकते हैं या फिर कोई इंडिविजुअल जिसका पैसा है वो भी मिलके कर सकते हैं। लाइक यहाँ में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, गोबर गैस प्लांट क्या है। देखो जो प्लांट के अंदर में काऊ डंग का इस्तेमाल करके बायोगैस को बनाया जा रहा है उसको बोलते हैं हम गोबर गैस प्लांट। गोबर यानी कि पता ही है तुम्हें, तो क्या ही बताऊँ मैं उसके बारे में। यहाँ में जानने वाली बात यह है कि बायोगैस ना ट्विन बेनिफिट प्रोवाइड करता है फार्मर्स को। देखो बायोगैस एक सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है फार्मर्स को जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो। उसके अलावा उन्हें एक मैन्योर प्रोवाइड करता है जो कि वो खेत पे इस्तेमाल कर सकते हैं। खाद कह लो यार, हिंदी में तुम खाद डालते हैं ना ताकि ये फसल बढ़िया हो, वही ठीक है। यहाँ में तो क्वेश्चन ऐसे पूछा भी जाता है और इस पे भी ऐड कर सकते हो तुम क्वेश्चन को कि ये जो बायोगैस है ना ये एक बेस्ट मेथड है हम जो काऊ डंग को कैसे इस्तेमाल करते हैं उसका। क्योंकि देखो काऊ डंग से हम बायोगैस बनाते हैं, इससे होता क्या है, क्वालिटी ऑफ मैन्योर जो होता है वो इम्प्रूव होता है। पेड़ नहीं काटते लोग, क्यों नहीं काटते? क्योंकि अब लोग फायरवुड का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, कैटल डंग का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, काऊ डंग का सॉरी उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, सीधा बायोगैस इस्तेमाल कर रहे। तो फ़ायदा दिखता है भाई, चाहे वो फार्मर्स को हो या जो रूरल एरियाज़ के आम लोग हैं उन्हें भी। अब बात करते हैं टाइडल एनर्जी का। देखो टाइड मतलब होता है लहर, ठीक है। अब लहर कभी बहुत ज़्यादा होता है और कभी बहुत कम होता है। लाइक तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो समझ आना शुरू हो जाएगा। हाँ भाई कैसी लगी, आगे स्वाद। तो देखो टाइड कितना खतरनाक होता है तुम समझिए। तो ये जो टाइडल एनर्जी है ना इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। कैसे? देखो हम क्या कर सकते हैं, ओशन के आसपास एक खास तरीके का फ्लड गेट डैम बना सकते हैं। इसके नीचे में लगाएंगे हम टरबाइन। जब आएगा हाई टाइड तो पानी आके डैम में अटक जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। और जब लो टाइड आएगा इसी पानी को हम छोड़ देंगे। अब जब ऐसा कर रहे होंगे ना तो ये टरबाइन घूमेगा जो नीचे में है, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे। इंडिया के अंदर में गुजरात में 2 ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, गल्फ ऑफ खंबाट, गल्फ ऑफ कच्छ। इसके अलावा जो गैंगेटिक प्लेन है वेस्ट बंगाल के आसपास का सुंदरवन एरिया, वहाँ में भी क्या है कि ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है जहाँ हम टाइड का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। अब जानते हैं यार जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है। देखो हमारा अर्थ का जो सेंटर्ड पार्ट है ना इसे कहते हैं हम कोर, जो कि बहुत ही होता है गर्म, हमारे मम्मी के दिमाग की तरह ही। तो
अब गर्म होने के कारण इससे तुम बना सकते हो इलेक्ट्रिसिटी, और इसी को कहता है जियोथर्मल एनर्जी। देखो होता क्या है, अर्थ का इनर पार्ट बहुत ही गर्म होता है और इसका जो हीट होता है, इसके हीट से बनता है जियोथर्मल एनर्जी। कैसे? देखो, धरती का नीचे का जो हीट है ये बाहर आता है और मेनली कहीं जो पानी वाला एरिया होता है ना, वहां में हॉट स्प्रिंग बनता है। यार ऑस्ट्रेलिया के अंदर में ना बहुत ज्यादा हॉट स्प्रिंग है, यानी कि कह लो ऐसा तालाब झील है जहाँ के पानी जो है गर्म है, उबल रहे लिटरली, ठीक है। अब ऐसा क्यों है? अंदर से जो है जियोथर्मल एनर्जी यानी कि हीट जनरेट हो रहा है। बहुत ही डीप में नहीं जा रहा मैं, हल्का हल्का समझा रहा हूँ। कुछ ज्योग्राफिकल प्रोसेस रहता है जिसका वजह से जो धरती के अंदर का हीट है वो बाहर निकल के आ रहा होता है ऐसे हॉट स्प्रिंग के अंदर में, और इसके मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इंडिया के अंदर में हंड्रेड्स ऑफ हॉट स्प्रिंग है ऐसे छोटे छोटे, जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। लाइक 2 एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट का नाम दिया हुआ है किताब के अंदर में। पहला है देखो, हिमाचल प्रदेश के अंदर में पार्वती वैली और लद्दाख के अंदर में पुगा वैली। हिमाचल हिमाचल हिमाचल, जितने सुंदर हिमाचल के पहाड़ होते हैं उतने ही सुंदर हिमाचल के लोग होते हैं। जब मैं तुम्हारे ही उम्र का था ना, क्लास 10th पे, तब मेरा एक दोस्त थी, हम ट्यूशन वाले दोस्त थे, सो अच्छा बनता था हमारा, बट उसका ना लड़कियों से नहीं बनता था, क्योंकि उसके जो सफ़ेद कोई था ही नहीं भाई, हमारे बैच पे बिल्कुल नहीं था, और सब उसे ना सफ़ेद चुड़ैल करके चिढ़ाते थे। मतलब इतना सफ़ेद था वो लिटरली, बट दिल की बहुत साफ थी भाई, जितना शकल साफ था उतना ही दिल भी शायद। वो हमेशा कहते रहती थी कि मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। काफ़ी पैशनेट थी और मतलब हर चीज़ में यार बिजली थी, बिजली लिटरली। बट सैडली शी वॉज नो मोर। एक कार एक्सीडेंट में उसका डेथ हो गया। मैं तुम्हें ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि देखो, ज़िंदगी का ना कोई भरोसा नहीं है सही में नहीं यार। जो भी तुम करना चाहते हो ना, जो भी बनना चाहते हो बनो यार, किसी चीज़ के लिए रुकते मत रहो, किसी के कहने में मत रुक जाना। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, वही करना जो तुम करना चाहते हो, वही करो जो तुम्हें करना पसंद है। बिकॉज एट द एंड किसी का कहना, किसी का सुनना मैटर नहीं करता है। मैटर वही करेगा कि तुमने क्या एक्सपीरियंस किया इस लाइफ के साथ, कैसे एक्सप्लोर किया इस दुनिया को, कैसे अपने नज़र से दुनिया को देखा। हाँ, बढ़ते आगे। इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, एनर्जी रिसोर्सेज को क्यों कंजर्व करना चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो एनर्जी तो चाहिए होगा ना। फ्यूल भाई, तुम चाहे कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करो, देश को बढ़ाओ, बिना फ्यूल के तुम करोगे कैसे भाई? एनर्जी तो चाहिए ना भाई, बिना एनर्जी के कुछ नहीं हो सकता। फिर तो हम मतलब क्या कहते हैं उसे, वो आज से जो लाखों हजारों साल पहले गुफा के अंदर रहते थे वैसे ज़िंदगी हो जाएगी अगर एनर्जी ना हो हमारे पास। जो भी इकोनॉमी के अंदर में सेक्टर्स है, लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, कमर्शियल एंड डोमेस्टिक, जो भी चीज़ें हैं, इधर में एनर्जी तो चाहिए ना भाई। बिना एनर्जी के नहीं हो सकता, नहीं चल सकता ये सारी चीज़ें। तो ज़रूरी ये है कि हम एनर्जी को बहुत ही अच्छी तरीके से सस्टेनेबल वे में इस्तेमाल करें कि ये हमारे ज़रूरतों को पूरा करे और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रख पाए। वरना अगर मान लो हमने ही सब इस्तेमाल कर लिया, वो भी तो सही नहीं है। अब करेंगे कैसा? क्वेश्चन भी आया था इसके ऊपर 2017 में, हाउ वी हैव अडॉप्टेड cautious approach for the judicious use of our limited resources of energy। like कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, ताकि एनर्जी जो है बचा रहे सस्टेनेबल वे में। पहला चीज़ तो तुम अपना गाड़ी का इस्तेमाल मत करो। गाड़ी होगा तुम्हारे बाप का, बट तेल बाप का नहीं है। I mean, बाप का तेल है, मैंने पहले ही बताया था, बट ठीक है, समझ गए तुम। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल कर लो ना। देख भाई, कौन सजेशन दे रहा है वेरी फनी। हिपोक्रेट हूँ मैं थोड़ा, ठीक है। फिर तुम क्या कर सकते हो, अपने इलेक्ट्रिसिटी को भी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करो। जब कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उसे बंद कर दो। पावर सेविंग डिवाइस का इस्तेमाल करो, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज का इस्तेमाल करो, और फ्यूल के तौर पे सीएनजी का इस्तेमाल करो, क्योंकि वो बहुत ही इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है। या फिर तुम्हें जितने भी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, लाइक सोलर, विंड, इनका जो यूजेस है उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये तो अनलिमिटेड है ना, ठीक है। अब यही जो क्वेश्चन हमने देखा, ये 2016 और 18 में भी आया था। देखो कैसे पूछा गया, एनर्जी इज एनर्जी प्रोडक्ट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय गिविंग एनी 6 मेजर्स टू कंजर्व द एनर्जी। देखो घुमा के दे दिया गया, तुम समझ ही नहीं पाओगे कह रहा क्या है। बट अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है तो इस किताब के लास्ट पॉइंट पे ये चीज़ बताया गया था कि एनर्जी सेव्ड इज द एनर्जी प्रोडक्ट। यानी कि देखो कह ये रहा है, जो एनर्जी को बचाओगे वो एनर्जी को हम प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं इन फ्यूचर जनरेशन के लिए। सो यही था बात।
कर दिया मैंने इस चैप्टर को ख़त्म। उम्मीद है कि तुम लोगों को समझ में आया होगा। एग्ज़ाम आ चुका है तो अच्छी तरीके से पढ़ना। बेस्ट ऑफ लक, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तुम लोगों से बस इतना ही कहना है मेरा। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय।